हेलो एवरीवन, हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है पर्यायवाची। आज की कहानी एक लेखक की है जिनका नाम त्रिलोचन है। त्रिलोचन जी ने बतौर लेखक खूब नाम कमाया था। उनकी लिखी किताबों को खूब पढ़ा गया और उन्हें कई पुरस्कार से नवाजा गया। 60 साल की आयु में उन्होंने तय किया, अब बस बहुत हो गया। अब उन्होंने एक आखिरी किताब लिखने की घोषणा की और साथ ही साथ में ये भी बताया कि कहानियों को सोचने में और किरदारों को गढ़ने के दलदल में वो इस तरह फंस चुके हैं कि अब उन्हें मानसिक तनाव होने लगा है। उनकी पत्नी शर्मिला देवी उन्हें कई बार ये सब छोड़कर सुकून से ज़िंदगी बसर करने की सलाह दे चुकी थी। उन्होंने बहुत सोच विचार करके ये निर्णय आखिरकार ले ही लिया। उनकी आखिरी किताब का नाम था पर्यायवाची। एक साहित्य सम्मेलन में उन्होंने ये घोषणा की कि अब वो बतौर लेखक संन्यास लेना चाहते हैं। ये सुनकर उनके चाहने वाले पाठक और नए पीढ़ी के लेखक जो उन्हें अपना आदर्श मानते थे, उन लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्हें बहुत सारे खत, कॉल्स, मेल्स आने लगे और लोग उन्हें बताने लगे कि उनके इस फैसले से वो लोग किस हद तक उदास हो गए हैं। कई लोगों ने उनसे ऐसा ना करने का अनुरोध किया, मगर अब वो निर्णय पर अड़िग थे। अपनी आखिरी किताब लिखने के लिए वो किसी एकांत जगह पर कुछ दिन रहना चाहते थे। जो पब्लिकेशन कंपनी उनकी किताबें छापकर मालामाल हो चुकी थी, उनमें से कुछ ने उन्हें तरह तरह के प्रस्ताव दिए। अब पब्लिकेशन कंपनीज के बीच एक जंग छिड़ गई कि त्रिलोचन जी को अपनी आखिरी कहानी लिखने के लिए कौन कितना एकांत परिवेश प्रदान कर सकता है। सबको पता था कि ये एक जैकपॉट था। उनकी आखिरी कहानी ऐसे बिकेगी कि किताबों के बाजार में आग लग जाएगी और इसी कारण से जिन पब्लिकेशन कंपनियों ने उनके साथ कभी काम नहीं किया था, वो लोग भी इस कतार में शामिल हो गए। नतीजा ये हुआ कि जिस मानसिक तनाव से बचने के लिए वो अपनी आखिरी कहानी लिखना चाहते थे, अब उसी कहानी को लिखने से पहले ही तनाव ज़्यादा बढ़ गया। त्रिलोचन समझ चुके थे कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। शायद उन्हें पब्लिक में ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें यह भी पता था कि अगर उनमें से किसी एक को भी वो चुनते हैं तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे। ऐसे ऑफर्स के बीच लगभग 15 रोज बीत गए। फिर अचानक एक रोज कहीं से उनके घर का पता निकाल के एक नवयुवती आ पहुंची और इन मोहतरमा का नाम था शिविका, जो कि अपने आप को त्रिलोचन जी का बहुत बड़ा फैन मानती थी। उसने उन्हें अपने गांव चलकर वहीं कहानी लिखने का प्रस्ताव दिया। उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए था, बस वो ये देखना चाहती थी कि जिस जगह पर वो पली बड़ी है वहां का परिवेश आखिर त्रिलोचन जी से क्या लिखवाता है, और यही उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या त्रिलोचन भी वैसा ही महसूस करेंगे जैसे उसने बचपन से उस परिवेश में रहकर महसूस किया है? उसे ज़्यादा मनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। त्रिलोचन को लालची पब्लिशर से छुटकारा चाहिए था, तो वो झट से मान गए और उनकी पत्नी को भी ये आइडिया अच्छा लगा। अगले ही रोज त्रिलोचन किसी को कुछ बिना बताए शिविका के साथ उसके गांव निकल गए। इस बारे में सिर्फ उनकी पत्नी को पता था और शिविका को। बाहर किसी को कानो कान कोई खबर नहीं लग पाई। पब्लिशर समझ गए कि त्रिलोचन ने अपना बंदोबस्त कर लिया है। पहले पहले सब ये जानने की कोशिश में लगे थे कि आखिर कौन सा ऐसा पब्लिकेशन हाउस है जिसने उन्हें ऐसी किस जगह की ऑफर दिया कि त्रिलोचन झट से मान गए, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। पिछले 15 रोज से चल रही ये कवायद आखिर खत्म हुई। उधर शिविका के गांव पहुंचते ही त्रिलोचन ने लिखना शुरू किया। वहां उनके रहने से लेकर खाने पीने का सारा बंदोबस्त था। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां कोई उन्हें जानता भी नहीं था और इसीलिए उन्हें सुकून मिलने लगा। शिविका उन्हें वहां छोड़कर वापस शहर चली गई। त्रिलोचन जी ने कहा कि वो अब 2 महीने बाद वापस आएंगे और तब तक उनकी आखिरी कहानी पर्यायवाची खत्म हो चुकी होगी। शिविका बहुत खुश थी। उसका गांव एक पहाड़ी के नीचे था और वो जगह ऐसी थी जहां चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। जंगल, पेड़, पौधे, बादल, पहाड़, बारिश, पंछी, जानवर, झरने, ये सब वो तमाम चीज़ें थी जिनसे त्रिलोचन जी को मदद मिल सकती थी। किसी लेखक को एकांत मिल जाए और एक ऐसे परिवेश में वो कुछ दिनों के लिए कैद हो जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। शिविका त्रिलोचन जी की पत्नी के साथ 2 महीनों बाद जब उसके गांव वापस आई तो देखा त्रिलोचन जी की किताब अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्हें कुछ और वक्त चाहिए था तो उन्होंने एक और महीना अपना स्टे वहां पर एक्सटेंड करवा दिया।
शर्मिला जी थोड़ी नाराज हुई, मगर शिविका की खुशी बढ़ गई। वो जान गई कि त्रिलोचन जी को उसका गांव पसंद आ गया है और ये जो उनकी आखिरी कहानी होगी वो उसी के गांव के बारे में ही होगी। वो तो चाहती थी कि त्रिलोचन जी वहां पूरा 1 साल गुजारें, मगर शर्मिला जी चाहती थी कि त्रिलोचन जल्द से जल्द अपनी आखिरी कहानी खत्म करके वापस घर आ जाएं। खास करके उनके इस सोचने की आदत से वो बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्हें कितना मानसिक तनाव रहता था ये 30 साल उनके साथ बिताने के बाद शर्मिला भली भांति जान चुकी थी, और इसी कारण से उन्होंने त्रिलोचन को संन्यास लेने पर राजी करवाया था। लेकिन अब उनकी आखिरी कहानी खत्म होने तक उन्हें ठीक से नींद आना बंद हो गई। उधर त्रिलोचन पहाड़ और वादियों के बीच बहुत वक्त बिताने लगे। उनका स्टे वहां एक्सटेंड के बाद एक्सटेंड होता गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। उनकी पत्नी शर्मिला झल्ला गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। जब भी वो त्रिलोचन को घर वापस लाने जाती थी, त्रिलोचन बस इतना कहते थे कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पहले तो वो 300 पेज का एक प्रबंध लिखना चाहते थे, अब वो बढ़कर उसके 3 वॉल्यूम बन चुके थे। उधर शिविका की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो गर्व महसूस करने लगी कि उसके गांव के बारे में कुछ ऐसा छपेगा जो आज तक नहीं छपा है, और वो भी एक ऐसे लेखक के कलम से जिनकी कहानियों की पूरी दुनिया दीवानी है। क्या पता इन कहानियों को फिल्माया भी जाए, क्या पता कोई वेब सीरीज बना दे। इससे उसके गांव की ख्याति पूरे देश में फैल जाएगी। वो बेताब थी कि वो उनके लेखों को पढ़ सके और अपने ही गांव को एक नए नजरिए से देख सके। साल भर बीत जाने के बाद जब त्रिलोचन ने फिर से अपना स्टे एक्सटेंड करवाया, तो अब उनकी पत्नी शर्मिला देवी से रहा नहीं गया। उन्होंने अब त्रिलोचन की तपस्या भंग करने का एक उपाय ढूंढ लिया। उन्होंने पब्लिकेशन कंपनियों को कॉल करके बता दिया कि त्रिलोचन कहाँ है। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते 2 रोज के अंदर शिविका के गांव में भीड़ इकट्ठा हो गई। त्रिलोचन का 1 साल से चल रहा अज्ञातवास अब रुक गया। अपने पत्नी के इस हरकत से वो बहुत नाराज हुए। अंत में जब पब्लिकेशन हाउस ने उनकी कहानी का ब्लूप्रिंट मांगा, तो उन्होंने 3 मोटी मोटी कागजों की गठरी पकड़ा दी। सब उसे पढ़कर हैरान हो गए। सच्चाई जब सामने आई तो सब दंग रह गए। दरअसल उन प्रबंधों में सिर्फ एक ही शब्द के बारे में लिखा था, और वो था मैं। हर पैराग्राफ मैं से ही शुरू होता था और मैं पर ही खत्म होता। उनका नाम त्रिलोचन था और उसमें त्रिलोचन शब्द के कई सारे पर्यायवाची लिखे हुए थे। एक अजीब सा पैटर्न था। पहले लिखा होता था मैं, फिर उनका नाम यानी त्रिलोचन, फिर उसके मतलब पहाड़, पर्वत, झरना, नदी, पंछी और हर वो तमाम चीज़ें जो उनके इर्द गिर्द मौजूद थी, उन सब के पर्यायवाची, और अंत में फिर से मैं। कोई कितने पर्यायवाची लिख सकता है? कोई कितनी जगह अपने आप को ढूंढ सकता है? 3 मोटे मोटे निबंध, और उसका सारांश था सिर्फ मैं। इसमें कहानी कहाँ थी? किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सबको लगने लगा कि त्रिलोचन पागल हो चुके हैं। ये कहानी उनकी आखिरी नहीं, बल्कि उनके ऊपर एक आखिरी कहानी थी। कुछ लोग अब उनके उस जगह पर बिताए गए 1 साल के अनुभव को अपने अपने नज़रिए से कहानी की तरह लिखने लगे, ताकि एक बढ़िया किताब छप सके। किसी ने लिखा कि प्रकृति ने त्रिलोचन का अपहरण कर लिया था, और किसी ने लिखा कि त्रिलोचन अपनी पत्नी शर्मिला जी से छुटकारा पाने के लिए खुद भाग गए थे। किसी ने उस गांव में मौजूद एक अलौकिक शक्ति का जिक्र किया कि कैसे वहां जो भी जाता है कैद हो जाता है। तो किसी ने आज के समाज में इंसान कितना टेक्नोलॉजी के बंधन में बंधा हुआ है और कैसे उससे निजात पाने के लिए भागता फिरता है, उस बारे में लिखा। किसी ने त्रिलोचन के शब्द को शिव जी से जोड़कर एक नई कहानी ही लिख दी, और कुछ लोगों ने इस कहानी का एक अजीब ही नज़रिया प्रदान किया कि त्रिलोचन जी को शिविका के अंदर अपने शिक्षक मिल गए, जिन्होंने उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाया। मतलब थ्रिलर, हॉरर, ट्रेजेडी, ड्रामा, मिस्ट्री, सुपरनेचुरल, स्पिरिचुअल, एडवेंचर, सर्वाइवल से लेकर जितने भी अलग अलग जॉनरा होंगी, उतने ही अलग अलग कहानियाँ त्रिलोचन के उस गांव में बिताए 1 साल के ऊपर लिखकर तैयार हो गई। आखिरी में जब शिविका को पूछा गया कि इसमें से कौन सी कहानी उसके गांव को दर्शाती है, तो उसने कहा, आप लोग सब बेवकूफ़ हैं। त्रिलोचन जी एक महान लेखक हैं, वहीं छापिए जो उन्होंने लिखा है। उन लोगों ने उनसे सवाल किया कि त्रिलोचन जी ने जो कुछ भी लिखा है, क्या वो उसे समझ पाई? शिविका ने हाँ में जवाब दिया। अब पब्लिकेशन की भीड़ शिविका के पीछे लग गई। शिविका ने 15 रोज में अपना एक वर्जन लिखा
और अंत में वही कहानी छपी। उस किताब का नाम वही था जो त्रिलोचन जी ने तय किया था, पर्यायवाची। और जब लोगों ने इसे पढ़ा तब उन्हें समझ में आया कि त्रिलोचन ने आखिर क्या लिखा था। उनके लिखे इतने बड़े बड़े 3 निबंधों का न जाने कितने सारे लोगों ने अलग अलग वर्जन अपने अपने नजरिए से लिख दिया था। असल में यही तो है पर्यायवाची। उन सारे कहानियों का एक ही मतलब था, त्रिलोचन की लिखी हुई कहानी के पर्यायवाची। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।